हमें क्या काम दुनिया से, मदरसा है वतन अपना, मरेंगे हम किताबों पर, वर्क होगा कफन अपना। प्रिय छात्रों, पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो हम लोग प्रैक्टिस पेपर स्पॉटिंग द्वारा का कर रहे थे, उसी श्रृंखला में आगे है आपका क्वेश्चन नंबर 26। ईच ऑफ द बॉयज़, फिर से याद रखिएगा, ईच ऑफ द बॉयज़, ईच जो होता है समवन, समबडी, नो वन, नोबडी, एनीवन, एनीबडी, एवरीवन, एवरीबडी, ईच, आइदर, नाइदर, ये सदैव सिंगुलर होते हैं और इनके लिए सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। अगर आपको प्रोनाउन लगाना होगा तो ही परिवार का प्रयोग होगा, अगर स्पष्ट रूप से स्त्रीलिंग आएगा तो सी परिवार का प्रयोग। एकदम याद कर लीजिएगा, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, बहुत पूछे जा चुके हैं। तो बहुत प्यार से आप इसे देखें कि ईच चूँकि क्या है, ईच जो दिया गया है ये आपका ईच जो है वह क्या है, सिंगुलर है। चूँकि ईच सिंगुलर है, इसका मतलब क्या हो गया, इसका सीधा सा मतलब हो गया कि ईच जो हम लोगों ने लिया हुआ है वह सिंगुलर होने की वजह से यहाँ पर जो दिया गया है ये वर नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वाज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे 27। दीज आर द आइडियाज़ एंड आइडियल्स विच हैव शेप्ड। देखिए यहाँ पर जो आपका दिया गया विच, ये विच रिलेटिव प्रोनाउन है और रिलेटिव प्रोनाउन के बाद जो वर्ब आती है वो हमेशा एंटीसीडेंट्स के अनुसार आती है। चूँकि एंटीसीडेंट्स आइडियाज़ और आइडियल्स दिए गए हैं जो कि प्लूरल हैं, इसलिए विच हैव शेप्ड जो है वो हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत सारी प्रैक्टिस करानी है, इसे थोड़ा सा स्पीड मेंटेन होगी, थोड़ा सा हम तेज़ चलेंगे। CGL स्पेशल है ये ध्यान रखिएगा। CGL 2023 स्पेशल बैच है। हालांकि ये सारी परीक्षाओं में आपके काम आएगा, चाहे वो CHSL हो चाहे कोई भी परीक्षा हो, सब में काम आएगा। इसके लिए ज़रूरी है कि बेसिक्स आपका तैयार होना चाहिए। दिस इज कॉल्ड प्रैक्टिस बैच, ये प्रैक्टिस बैच है। इंडियाज प्रॉब्लम्स आर नॉट सिमिलर, सिमिलर के साथ ध्यान रखेंगे हमेशा जो प्रपोजिशन लगता है वह टू लगता है, तो यहाँ पे आप क्या लगाएंगे, सिमिलर के साथ प्रेपोजिशन जो लगाएंगे वो टू लगाएंगे, ये ध्यान रखेंगे इस बात को। तो सिमिलर टू हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ही हैड लॉस्ट ए रिंग इन द सैंड एंड आई हेल्प्ड हिम सर्च फॉर इट। उसने सैंड में, बालू में उसकी अंगूठी खो गई थी, मैंने कोशिश किया, मैंने उसकी मदद किया उसे ढूंढवाने में। बट इट वॉज लाइक ए लुक फॉर नहीं बोला जाता है, इट वॉज लाइक लुकिंग फॉर। जैसे आप जब बोलते हैं यह इस तरह का था तो इट वॉज लाइक लुकिंग फॉर, यहाँ पे ए लुक फॉर नहीं होगा, इट वॉज लाइक लुकिंग फॉर, ऐसा लग रहा था। ए निडल इन ए हेस्टेक, इसका मतलब भूसे में सुई ढूंढने के जैसा यह लग रहा था। तो हमेशा ध्यान रखेंगे इट वाज लाइक लुकिंग, लाइक ए लुक नहीं बोलेंगे, ये आपका एक फ्रेज है, इट वाज लाइक लुकिंग। जैसे हम ये कह सकते हैं, आई ट्राइड हार्ड टू सक्सीड इन दैट सॉर्ट ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बट इट वाज लाइक लुकिंग। तो लाइक ए लुक नहीं बोलेंगे, लाइक लुकिंग बोलेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और ये द गंगेज एंड इट्स। प्यारे छात्रों ये ध्यान रखेंगे, जब आप पॉजेसिव का प्रयोग करते हैं तो इट्स पूरा लिखा जाता है, एपोस्ट्रॉफी नहीं होता है, क्योंकि इट्स जो एपोस्ट्रॉफी होता है इसका मतलब इट इज होता है, ये ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे इट्स ट्रिब्यूटरीज जो दिया गया है यह गंगेज के लिए दिया गया है, तो यहाँ पे जो दिया जाएगा वो ITS पूरा होगा, IT एपोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप, द सडन चेंज ऑफ द प्लेस इफेक्टेड हर हेल्थ। इफेक्ट और अफेक्ट पे भर भर के क्वेश्चंस बने हुए। अब आप देखिए इफेक्ट और अफेक्ट एक बार खूब कायदे से देख लीजिए। इफेक्ट का मतलब क्या होता है, इफेक्ट पहला तो नाउन है,
इसका मतलब होता है प्रभाव, और इफेक्ट दूसरा वर्ब है, इसका मतलब होता है काज टू हैपन, मतलब किसी चीज़ को करना, काज टू हैपन। ध्यान दीजिएगा, जैसे हम बोलते हैं हर हार्ड वर्क इफेक्टेड सक्सेस, इसका मतलब उसके परिश्रम ने उसके लिए सफलता उत्पन्न की, दैट इज इफेक्टेड। और अफेक्ट जो होता है वह केवल और केवल वर्ब होता है, इसका मतलब होता है प्रभाव डालना। सो हियर यू कैन अंडरस्टैंड दैट दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू अफेक्ट। What is the meaning of this sentence? The meaning of this sentence, the sudden change of place affected her health. You can see in Hindi that affected, आप इसे हिंदी में देख सकते हैं इसका क्या प्रभाव, कि उसके ऊपर, उसके हेल्थ के ऊपर प्रभाव पड़ा, न कि इफेक्ट होगा। तो ध्यान देंगे, इफेक्ट और अफेक्ट में अगर आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस उठा लीजिए, किसी भी एग्जाम के उठा लीजिए, तो आपको वहाँ पे ये रूल खूब मिलेगा। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, जैसे इंग्लिश में कुल मिला करके 70 से 80 रूल्स हैं, ये मैं बार बार बताता हूँ, बार बार बताता रहूँगा। उसी के अंतर्गत चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो एसएससी सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, चाहे वो स्टेनोग्राफर हो, चाहे वो एमटीएस हो, चाहे एनडीए हो, सीडीएस हो, बैंक पी हो, सब में उसी के दायरे में क्वेश्चंस बनते हैं। तो मेरा जो पहला लक्ष्य है वो सारे जो रूल्स हैं वो मैं आपको पहले प्रैक्टिस के जरिए सॉल्व करा दूं, इसके बाद हम लोग नए नए क्वेश्चंस को देखेंगे। आइए आगे देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 33, आई लाइक दिस बुक बिकॉज द राइटर हैज एक्सप्लेन द रीजन्स ऑफ हिज फेलर। ट्रूली, ट्रूली का मतलब होता है सत्यता पूर्वक, सच्चाई के साथ। तो इस क्वेश्चन में कोई एरर नहीं, हालांकि सिंसरली अगर होता यहाँ पे तो ज़्यादा बेहतर होता, ये ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है, सी इज़ वेरी वीक इन द सब्जेक्ट एंड डज नॉट अंडरस्टैंड थिंग्स दो द टीचर एक्सप्लेन्स। ध्यान रखेंगे, एक्सप्लेन ए थिंग होता है किसी चीज़ को एक्सप्लेन करना, उसे बताना, उसके बारे में, एक्सप्लेन ए थिंग। लेकिन जब किसी व्यक्ति को समझाया जाएगा तो एक्सप्लेन टू ए पर्सन, एक्सप्लेन ए थिंग। जैसे हम ये कहते हैं, आई एम एक्सप्लेनिंग द रूल्स ऑफ ग्रामर, आई एम एक्सप्लेनिंग दीज रूल्स टू यू। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे, अगर हम किसी को समझाते हैं तो एक्सप्लेन टू दैट पर्सन होता है, किसी चीज़ को समझाते हैं तो एक्सप्लेन ए थिंग। आगे के क्वेश्चन में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आप देखें 35, द स्पीकर फ्रॉम द 5th एवेन्यू हु वाज ए रिच बैंकर्स वाइफ वाज सिंपल एंड कंपैशनेट। इसमें कोई एरर नहीं है। फिर मैं आपको बता दूं, ग्रामेटिकल कोई एरर नहीं है। हालांकि इसमें एक चीज़ हम कर सकते थे कि ये जो हु वाज ए रिच बैंकर्स वाइफ है, इसको हम केस इन एपोजिशन, यानी हम हु वाज को हटा करके ये सीधे कर सकते थे कामा के जरिए, द स्पीकर फ्रॉम द 5th एवेन्यू कामा ए रिच बैंकर्स वाइफ। जैसे क्या होता है एपोजिशन, क्या होता है किसी का परिचय, अगर हम विदाउट, बहुत सामान्य शब्दों में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, कक्षा 5 का विद्यार्थी भी इसे कायदे से देखेगा तो समझेगा। किसी का परिचय अगर हम विदाउट हेल्पिंग वर्ब उसके तुरंत बाद लिख देते हैं तो वह जो चीज़ होती है दैट इज कॉल्ड एपोजिशन। जैसे हम अगर ये कहें जवाहरलाल नेहरू वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो यहाँ पे कोई एपोजिशन नहीं है। लेकिन अगर हम ये कहें जवाहरलाल नेहरू कमा द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वाज ए ग्रेट लीडर, तो यहाँ पे जो द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर है और जवाहरलाल नेहरू सब्जेक्ट, दोनों के बीच में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं, और यह परिचय है, इसी को हम एपोजिशन कहते हैं। तो बेहतर होता कि यहाँ पे हम हु वाज को हटा करके ए रिच बैंकर्स वाइफ वाज ए सिंपल एंड कंपैशनेट। लेकिन इस क्वेश्चन में मुझे ग्रामेटिकल कोई एरर दिखाई नहीं पड़ रही है। देयर वाज नो एनी। अब यहाँ पे पुनः याद रखें कि नो एनी जो दिया गया है आपका, यहाँ पे है क्या, नो जो होता है वह एक एडजेक्टिव है यहाँ पे,
और एनी भी एडजेक्टिव है, एनी भी एडजेक्टिव है। हालांकि नो एक एडवर्ब भी होता है, ये भी ध्यान रखेंगे। एडवर्ब ऑफ जिसको हम कहते हैं एडवर्ब ऑफ निगेशन, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन, एडवर्ब ऑफ निगेशन। लेकिन यहाँ पर जो नो दिया गया वह एक एडजेक्टिव है। नो तब निगेशन होता है, एडवर्ब ऑफ निगेशन। जैसे आपने पूछा कि आर यू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, मैंने कहा नो, तो व्हाट इज नो हियर? नो इज हियर एडवर्ब ऑफ निगेशन। बट व्हेनेवर यू आर यूजिंग नो बिफोर सम नाउन, एट दैट टाइम नो इज यूज्ड एज एडजेक्टिव। अगर वो नंबर की बात कर रहा है तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर होगा, क्वांटिटी की बात कर रहा है तो वो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। तो नो और एनी का प्रयोग एक साथ नहीं हो सकता है, क्योंकि नो एक एडजेक्टिव है, एनी भी एक एडजेक्टिव है। एक एडजेक्टिव की विशेषता दूसरा एडजेक्टिव नहीं बता सकता है, तो ये नो एनी नहीं होगा। नॉट एनी या तो कर लीजिए, या तो आप एनी को हटा के केवल नो करिए। जैसे आई हैव नॉट एनी पेन करिए, या आई हैव नो पेन कर लीजिए, जैसी आपकी मर्जी है। तो इस पार्ट में गलती हो गई। फिर आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट, नाइदर द टीचर, नाइदर का पार्टनर नार होता है। आइदर आर, आइदर और नाइदर को ईदर और नीदर भी हम बोलते हैं। तो आइदर का पार्टनर आर, नाइदर का पार्टनर नार, नॉट ओनली का पार्टनर बट आल्सो, और बोथ का पार्टनर एंड होता है। तो यहाँ पे नाइदर जब दिया गया है तो यहाँ पे आप नार का प्रयोग करेंगे, यहाँ पे आप आर का प्रयोग नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, माई नेबर दीपक इज़ ए पर्सन दैट विल हेल्प। याद ये रखेंगे कि कभी भी जब आप रिलेटिव प्रोनाउन लगाएंगे तो रिलेटिव प्रोनाउन के पहले वाला जो व्यक्ति या वस्तु कुछ भी है तो वो एंटीसीडेंट कहलाता है, और वहाँ पे ए एन का प्रयोग नहीं होता है, वहाँ पर द का प्रयोग होता है। कैसे हम बोलते हैं, माई नेबर दीपक इज़ द पर्सन दैट विल हेल्प एनीवन, आई एम द पर्सन हु विल टीच यू इंग्लिश, और हु इज़ टीचिंग यू इंग्लिश। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइल आस्क दैट मैन। यहाँ पे देखिएगा आइल दिया गया, इस आइल का मतलब आई विल और आई शैल दोनों होगा। आई विल और आई शैल इसका दोनों अर्थ होगा। आई विल आस्क दैट मैन विच ऑफ द रोड्स आर। पुनः ध्यान दीजिएगा, विच ऑफ द रोड्स, सड़कों में से कौन सी। तो सड़कों में से कौन सी जब बोला जाएगा तो इसका मतलब आगे वन भी दिया गया है, तो वन का मतलब एक हो गया। तो सड़कों में से कौन सी सड़क की बात कर रहा है, इसलिए यहाँ पे प्यारे आर का प्रयोग नहीं होगा, यहाँ पे किसका प्रयोग होगा, इज का प्रयोग होगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, द कैंडिडेट्स परफॉर्मेंस वाज नॉट अप टू द मार्क इन द इंटरव्यू। अप टू द मार्क का मतलब औसत या जो स्टैंडर्ड के करीब होता है, जैसा रिक्वायरमेंट होती जैसी उसके अनुसार होता, दैट इज़ कॉल्ड अप टू द मार्क। मतलब ठीक नहीं था, तो द कैंडिडेट्स हो गया, परफॉर्मेंस हो गया, वाज नॉट अप टू द मार्क, अप टू मार्क इन द इंटरव्यू, दैट इज देयर इज नो एरर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर ए सक्सेसफुल टूर ऑफ यूरोप माई ओल्ड पेरेंट्स रिटर्न बैक। पुनः ध्यान रखेंगे कि रिटर्न के साथ कभी भी बैक का प्रयोग नहीं होता है, कभी भी याद रखेंगे रिपीट के साथ अगेन का प्रयोग नहीं होता। ये स्लैंग्स हैं, मैं इनके लिए एक अलग से वीडियो बना करके आपको विधिवत समझाऊंगा। फिलहाल आपको ये ध्यान रखना है, हियर यू हैव पे अटेंशन दैट रिटर्न विल नॉट टेक बैक एंड ए लॉट ऑफ क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड इन वेरियस टाइप्स ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ बैक अलॉन्ग विद रिटर्न। तो रिटर्न के साथ बैक का प्रयोग क्या है, वो गलत है। अगला दिया गया है नेक्स्ट, इट वुड बी मोर बेटर। पुनः ध्यान रखें, डबल कंपेरेटिव और डबल सुपरलेटिव हमेशा गलत होता है। मोर बेटर और मोस्ट बेस्ट ऐसा कोई शब्द नहीं होगा। अब इसको समझे, इस रूल को देखिए, जो एडजेक्टिव होता है उसकी कंपेयर 3 डिग्रीज होती है, पॉजिटिव, कंपेरेटिव, सुपरलेटिव। तो कंपेरेटिव और सुपरलेटिव को हम 2 तरह से बनाते हैं,
पहला तरीका क्या हो गया? जो पहला तरीका हो गया वह हो गया कि जो सिंगल सिलेबल होता है, सिंगल सिलेबल आप बस इतना याद है कि छोटे जो शब्द होते हैं उनका हम जब बनाते हैं तो ER और EST से बनाते हैं, और जो डबल सिलेबल होता है जैसे सिंगल सिलेबल में गुड हो गया, टाल हो गया, स्ट्रांग हो गया, स्मॉल हो गया, ये सब सिंगल है। तो इसका कैसे बनता है? स्मॉल का स्मॉलर, टाल का टालर, स्ट्रांग का स्ट्रांगर। अब देखिए प्यारे ये इंग्लिश है तो इसमें कहीं पर ऐसा नहीं होगा कि 5 गुणे 4 बराबर 20 होगा, यहाँ पे 2 से लेकर के 2000 तक होगा। तो आपको धीमे धीमे समझना है, बहुत मज़ा आएगा आपको। या HUT हट, NUT नट, CUT कट, BUT बट, लेकिन PUT पट नहीं होता है, PUT पुट होता है। तो मैं धीरे धीरे इस यात्रा में आपको ग्रामर में ले चल रहा हूँ और विधिवत एक एक चीज़ को समझाऊंगा। पहले आपको ध्यान से समझना है। देखिए गुड का गुडर नहीं होता है, जैसे मैंने बताया सिंगल सिलेबल में क्या ERST, लेकिन गुड का गुडर नहीं होता है, गुड का बेटर होगा, बेस्ट होगा। बैड का बैडर नहीं होता, बैड का वर्स और वर्स्ट होता है। लेकिन जो डबल सिलेबल के वर्ड्स होते हैं जैसे ब्यूटीफुल है, जो आप मोटा मोटी ये मान के जो बड़े शब्द होते हैं, तो जैसे हम इसको जब लेते हैं तो हम ब्यूटीफुल है, हैंडसम है, तो हम इनको कैसे लेते हैं? इनके पहले मोर और मोस्ट का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर चूंकि बेटर कंपैरेटिव डिग्री है ही, इसलिए डबल कंपैरेटिव का प्रयोग नहीं करेंगे, मोर को हम हटा देंगे। आगे दिया गया बीइंग हिज सोल कंपेनियन आई वॉज द वन टू हु। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, प्रेपोजिशन के बाद जो भी नाउन और प्रोनाउन आएगा वह हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में होगा। चूँकि यहाँ पे क्या प्रेपोजिशन आया है? टू आया है, तो टू की वजह से हु नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये हुम हो जाएगा। तो इसे आप हुम कर दीजिए। अगला क्वेश्चन दिया गया है, ही केम टू रिपोर्ट दैट द वर्क वेंट वेरी स्लोली बिकॉज द एक्सरे मशीन वाज नॉट वर्किंग वेरी गुड। ध्यान रखेंगे गुड जो होता है वो वर्ब होता है, तो अगर हम अच्छे तरीके से कहते हैं कि ही वॉज प्लेइंग गुड, गलत हो जाएगा। प्ले की विशेषता जब बताएगा तो वो एडजेक्टिव नहीं बताएगा, वह एडवर्ब बताएगा। और वेल जो होता है वह क्या होता है? वह दरअसल एडवर्ब होता है। तो वेल जैसे हम बोलते हैं कि ही प्लेड वेल, वेल जो होता है वह एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों होता है। वेल जब एडजेक्टिव के रूप में लिखते हैं तो इसका मतलब ठीक। वेल जैसे हम बोलते हैं हाउ आर यू, आई एम वेल, मतलब मैं ठीक हूँ, मेरी स्थिति ठीक है। और वेल का दूसरा प्रयोग एडवर्ब के रूप में होता है, तब यह एडजेक्टिव के साथ या वर्ब के साथ इसका प्रयोग होता है। तो यहाँ पे क्या होगा? मशीन वाज नॉट वर्किंग वेरी गुड नहीं होगा, मशीन वाज नॉट वर्किंग वेरी वेल, यहाँ पे इसका आप प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द प्रिंसिपल ऑब्जेक्टेड टू देम। बहुत फेवरेट क्वेश्चन है मेरा, टफ रूल है लेकिन आपको समझ में आना चाहिए, इसलिए समझ में आना चाहिए। देखिए अगर आप CGL की कल्पना करते हैं, आज की डेट में CGL इज़ द मोस्ट साउट आफ्टर एग्जामिनेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, इस लेवल पे सबसे ज़्यादा चाहा जाने वाला ये एग्जामिनेशन और बहुत अच्छे पद हैं। ठीक है, इस लेवल के, मैं IAS की बात नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ प्रमोशन बहुत अच्छा है गवर्नमेंट में, सेंट्रल गवर्नमेंट में सबसे अच्छा ये कि प्रमोशन बहुत तेज होता है। तो CGL में आज की डेट में इतने अच्छे लोग आ रहे हैं, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आ रहे हैं और तमाम अच्छे बैकग्राउंड से आ रहे हैं, उसमें जो क्वेश्चन का स्टैंडर्ड होगा वो थोड़ा सा आपके लिए ज़रा सा मेहनत ज़्यादा पड़ेगी। आप कुछ मत करिए, आप मेरे साथ खाली 2 महीना प्रभु की कृपा से लगे रहिए, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। हर चीज़ मैं एक एक चीज़ पे वर्क करूँगा, बारीक से बारीक चीज़ बताऊँगा। समझिए इसको ज़रा। जैसे जब एक रूल है कि जीरंड के पहले जो चीज़ आती है वह हमेशा पजेसिव में, यानी नाउन या प्रोनाउन जो होगा वो पजेसिव। अब जीरंड किसे कहते हैं? जीरंड का मतलब वर्ब की ING फॉर्म जो ना नी ने का बोध कराती है। इसका आधा ट्रिक है, 100% ट्रिक इसका नहीं बना है, इसका 50% ट्रिक ये है कि प्रेपोजिशन के बाद अगर कोई ING आया है तो इसका मतलब वो पक्का जीरंड है, और प्रेपोजिशन के बाद ING आएगा ही आएगा। तो वह अगर जीरंड है तो ध्यान रखेंगे उसके पहले
पॉजेसिव केस लगेगा। तो ऑब्जेक्टेड टू वियरिंग दिया गया है, इसका मतलब वियरिंग जो है ये जीरेंड है, तो यहाँ पे देम नहीं होगा प्यारे, यहाँ पे दियर होगा। अगला क्वेश्चन है, आई स्पेंड नियरली 4.5 years एट हैरो ऑफ विच 3 वर इन द आर्मी क्लास। इसमें कोई एरर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ही हैज़ बीन वन ऑफ द मोस्ट। अब यहाँ पे पुनः ध्यान रखें, खूब पूछा गया क्वेश्चन। वन ऑफ का मतलब पहले देखिए, सबसे छोटी संख्या कौन है, वो 1 है। अगर सबसे छोटी संख्या 1 है तो ऑफ का मतलब में से, आपका 2 अर्थ होता है, का की के और में से। जैसे हम वन ऑफ द बॉयज़ जब बोलते हैं तो इसका मतलब क्या था, में से एक। अगर में से एक बोलेंगे तो ध्यान रखिए कई नहीं होता है। कभी कभी आप एक्सप्लेनेशन ये सुने होंगे कि वन ऑफ मतलब फिर कई में से, ना 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 ना, वन ऑफ का लॉजिक पे जाइए। वन ऑफ का मतलब में से एक, अगर में से एक हुआ तो कम से कम 2 होगा, और कम से कम अगर 2 हुआ तो वह प्यारे प्लूरल रहेगा। तो वन ऑफ द मेंबर रेवर्ड मेंबर नहीं होगा, ये मेंबर्स होगा। ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। और अब ये मैं बार बार कह रहा हूँ कि इस पे हम लोगों को जम करके वर्क करना है, चूँकि ये हमारे एग्जामिनेशन की घड़ी है, 2 महीने के बाद हम लोगों का एग्जामिनेशन है। तो बहुत लग करके प्रयास करिए और ईश्वर की कृपा होगी तो हम लोग बहुत अच्छा करने वाले हैं। एक चीज़ ये है कि मैं आप लोगों के लिए अब डट रहा हूँ बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। बस इतना ही मैं आपसे गुरुदक्षिणा चाहता हूँ कि आप कृपया अगर सब्सक्राइब किए हों तो कम से कम एक सब्सक्रिप्शन और करवाएं, और नहीं किए हों तो आप सब्सक्राइब कर लें। बाकी मैं आपके लिए मेहनत करने को तैयार हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।